हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पा। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लब। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका ये पार्ट 5 है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लब को ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत परिपथ में फ्यूज को। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज को कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्म तार में लगाया जाता है। गर्म तार मतलब यहाँ पे है पॉजिटिव वायर जो होती है या फेज की वायर जो होती है, इसमें लगाया जाता है। और ये गर्म तार में क्यों लगाया जाता है, तो इसे समझने के लिए हम एक सर्किट से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि ये सर्किट है हमारा, इसमें ये फ्यूज लगा हुआ है। ओके, ये फ्यूज लगा हुआ है और ये कोई लोड है, लोड जो हम यूज़ करते हैं घर में, ये डिवाइस वगैरह वो है। ओके, और यहाँ पर ये कोई स्विच है, ये स्विच है एस, और ये हमारी बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है ये हमारी। ओके, तो अब स्विच को जब ऑन करेंगे तो करंट जो होगा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। ओके, तो स्विच को ऑन करेंगे तो करंट जो होएगी हमारी, जो वो फेज वायर में पॉजिटिव वायर में जाएगी सबसे पहले। और जब ये पॉजिटिव वायर में जाएगी, जो ओवरलोडिंग की करंट होएगी वो हाई करंट, बहुत ही ज़्यादा हाई करंट होती है, जो हमारे डिवाइस की कैपेसिटी से ज़्यादा होगी। तो ये आगे नहीं जाने, तो ये करंट जो होगी ये सबसे पहले फ्यूज़ में जाएगी, जिसके कारण फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये मेल्ट हो जाएगा और सर्किट यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो सर्किट यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये करंट जो है यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी, ये डिवाइस के अंदर नहीं आ पाएगी, जिससे हमारा जो डिवाइस है वो ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट हो सकेगा। और अगर हम स्विच को नेगेटिव वायर में लगाते हैं, अगर हम स्विच को यहाँ पर लगाते हैं नेगेटिव वायर में, तो जो करंट होगा वो सबसे पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। तो करंट हमारी जो होगी ये ऐसे इस तरह से, ये सबसे पहले डिवाइस में, मतलब कि डिवाइस में चली जाएगी करंट, और जिससे हमारा डिवाइस जो है ओवरलोडिंग की वजह से डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ये नेगेटिव वायर में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका, इसलिए हम हमेशा फ्यूज़ को पॉजिटिव वायर में लगाते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्यूज़ के बार बार फूक जाने पर। तो फ्यूज़ के बार बार फूक जाने पर या उड़ जाने पर क्या करना चाहिए, ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिजली के मिस्त्री को बुलाकर ठीक कराना चाहिए। तो बिजली के मिस्त्री को बुलाकर ठीक कराना चाहिए, हमें खुद से ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है और हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। इसलिए हमें रिस्क ना लेकर बिजली के मिस्त्री को बुलाकर ठीक करवाना चाहिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्यूज के तार का पदार्थ। तो फ्यूज के तार का पदार्थ कैसा होता है, ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च प्रतिरोधकता का होना चाहिए तथा निम्न गलनांक का होना चाहिए। अब ये उच्च प्रतिरोधकता का क्यों होना चाहिए, ताकि जो ओवरलोडिंग की वजह से जो हाई करंट आ रही है, अगर थोड़ी भी हाई करंट इसमें आती है तो ये उसको जल्दी से सेंस कर सके, इसलिए ये उच्च प्रतिरोधकता का होना चाहिए। और निम्न गलनांक का क्यों होना चाहिए, तो ये ओवरलोडिंग पर जो हीट बढ़ने लग जाती है, तो हीट बढ़ने की वजह से जो फ्यूज़ होगा वो जल्दी से जल्दी, मतलब फ्यूज़ जो होगा वो जल्दी से जल्दी मेल्ट हो सके। ओके, जल्दी मेल्ट हो सके, इसलिए ये निम्न गलनांक का होना चाहिए। अगर इसका गलनांक कम होगा तभी तो ये जल्दी मेल्ट हो पाएगी और सर्किट को मतलब डिस्कनेक्ट कर सकेगी और करंट आगे जाने से रोक सकेगी, जिससे हमारा सर्किट जो होगा वो ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट हो पाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि। तो इन्होंने ये पूछा है कि एक पावर सॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा उपकरण हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ज़्यादा उपकरण। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अतितापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। अब ये अतितापन क्या होता है, तो अतितापन, जब हम एक पावर सॉकेट में ज़्यादा उपकरण यूज़ करेंगे तो हम ज़्यादा वायर, एक पावर सॉकेट में ज़्यादा वायर लगा देंगे, जिसके कारण वोल्टेज डिफरेंस बढ़ जाएगा और वोल्टेज डिफरेंस के बढ़ने से
जो वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो कम हो जाएगा। इसमें हाई करंट ज़्यादा हाई हो जाएगी और वायर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होने लगेगा। तो इसी को अतितापन कहते हैं। ओके, और तो इस हीट की वजह से जो हमारी वायरिंग होती है वो जल सकती है। तो इसीलिए हमें एक पावर सर्किट में ज़्यादा उपकरण को यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत उपकरण को भू संपर्कित किया जाता है जिससे। तो विद्युत उपकरण को भू संपर्कित क्यों किया जाता है ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लघु पथन न हो। लघु पथन मतलब कि शॉर्ट सर्किट जो होता है, शॉर्ट सर्किट इसको कहते हैं लघु पथन। और ये कब होता है, ये होता है जब दो वायर के बीच वोल्टेज डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तब लघु पथन होता है। इसमें हाई करंट फ्लो होने लग जाती है, तो इसी को लघु पथन कहते हैं, जिसके कारण स्पार्किंग प्रोड्यूस होने लग जाती है। ओके, तो इससे हमारा जो डिवाइस होता है वो जल सकता है, ये डैमेज हो सकता है, जो हमारी वायरिंग होती है वो भी खराब हो सकती है। तो इसी के लिए जो विद्युत उपकरण होता है उसको भू संपर्कित किया जाता है। अगर विद्युत उपकरण को भू संपर्कित किया होगा तो अगर ऐसा होने पर जो शॉर्ट सर्किट करंट होगी, तो ऐसा होने पर जो भू संपर्कित वायर है उसकी थ्रू सारी करंट अर्थ में चली जाएगी। ओके, तो उसकी थ्रू सारी करंट अर्थ में चली जाएगी, अर्थिंग वायर के थ्रू, और हमारा सर्किट जो होगा वो हाई करंट से प्रोटेक्ट हो सकेगा। तो इसीलिए विद्युत उपकरण को भू संपर्कित किया जाता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब का तंतु तप्त होकर श्वेत हो जाता है जबकि प्रवेशी संयोजी तार केवल हल्का सा गर्म हो पाता है क्योंकि संयोजी तार। तो इन्होंने ये बोला है कि विद्युत बल्ब जो होता है उसका तंतु श्वेत होकर हमें प्रकाश देने लग जाता है, जबकि जो प्रवेशी संयोजी तार होती है, जो उसमें तार कनेक्ट होती है, संयोजी तार का मतलब है जो तार कनेक्ट होती है वो हल्का सा ही गर्म हो पाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, का प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो संयोजी तार होता है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, और प्रतिरोध कम होने के कारण जो करंट होती है वो आसानी से उसमें फ्लो हो सकती है। ओके, तो आसानी से फ्लो हो सकती है, तो इसके मार्ग में बाधा भी बहुत, मतलब कि बाधा उत्पन्न नहीं होगी और ये करंट आसानी से फ्लो हो पाएगी। तो करंट के मार्ग में जब बाधा उत्पन्न होती है, जब रुकावट आती है कोई, तो इसी के कारण ये जो वायर होगी इसी के कारण हीट प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो अगर इसका प्रतिरोध कम होगा तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि करंट आसानी से फ्लो हो पाएगा सर्किट में, वायर में। तो इसीलिए ये हल्का सा गर्म होता है और ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। ओके, अब ये प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे कि चालक से होकर धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। ओके, तो इसको प्रतिरोध कहते हैं। जो करंट के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न होती है, इंटरफेरेंस होता है, तो इसको प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का सिंबल जो होता है इसे आर से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट इसकी ओम होती है। ओके, ओम होती है या साइमन होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक साधारण फ्लोरोसेंट ट्यूब में, तो एक साधारण फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है, प्रदीप्ति ट्यूब जो होता है, इसमें क्या भरी जाती है ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न दाब पर पारा वाष्प भरी होती है। तो ये निम्न दाब पर पारा वाष्प भरी होती है। इसमें पारा वाष्प मतलब कि जो मरकरी वेपर्स होते हैं इसको बोलते हैं। तो ये मरकरी वेपर्स जो होंगे वो मरकरी एटम के साथ आयोनाइज्ड होकर, तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ आयोनाइज्ड हो सके, इसलिए ये मरकरी वेपर कम दाब पर भरे जाते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से मूव कर सके उसमें। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है। तो कच्चे पदार्थ के रूप में, मतलब रॉ मटेरियल के रूप में इसका यूज़ होता है अभ्रक का, वो कौन से उद्योग में यूज़ होता है ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत। तो विद्युत उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं। ओके, और ये क्या अभ्रक क्या होता है, ये विद्युत का अचालक होता है। अचालक मतलब वैड कंडक्टर। तो वैड कंडक्टर जिसमें से करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाता उसको वैड कंडक्टर कहते हैं। तो ये विद्युत का
मतलब कि विद्युत का अचालक होता है और ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक मतलब कि जिसमें से ऊष्मा अच्छे से मतलब बन सके, जिसमें उसको ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। तो ये ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का अचालक होता है, इसलिए इसका यूज़ कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं। और इसका यूज़ क्यों करते हैं उद्योग में, तो इसका यूज़ पृथक्कारी के रूप में करते हैं। ओके, इसको फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है विद्युत उद्योग में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। तो इन्होंने परमाणु की प्रभावी त्रिज्या पूछी है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 होती है। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन एक और दिया हुआ है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये किसका होता है, ये परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक, तो ये नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा एक धात्विक लक्ष्य टारगेट पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने से उत्पन्न किरण का नाम। तो इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने से जो उत्पन्न किरण होती है उसका नाम पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी एक्स किरणें, जिसको एक्स रेज बोलते हैं। और ये क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के अचानक टकराने से उत्पन्न होती है, तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी डब्ल्यू.जे. रुंटजन ने। किन्होंने की थी इसकी खोज, डब्ल्यू.जे. रुंटजन ने की थी। ओके, और ये एक्स किरणें जो होती है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, तो इसकी वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य होती है 1 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ओके, इसकी तरंग दैर्ध्य की रेंज। और ये निर्वात में इसका वेग होता है, निर्वात मतलब वैक्यूम, वैक्यूम में इसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जो लाइट वेव होता है उसका भी वैक्यूम में यही वेग होता है। ओके, और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। और ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है और इसका यूज़ मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है एक्स किरणों का। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा दो प्रोटॉन के मध्य बल। तो दो प्रोटॉन के मध्य बल मतलब मध्य बल पूछा है, कैसे लगता है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें मध्य अंतराल अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। मध्य अंतराल अनुसार मतलब ये जो दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन के बीच कितनी दूरी है, मतलब इसके मध्य कितना अंतराल है, इसके अनुसार होता है इसका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। मतलब कि जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है ये मध्य अंतराल के अनुसार होता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा यूरेनियम 235 नाभिक न्यूक्लियस में। तो यूरेनियम 235 जो होता है इसके न्यूक्लियस में क्या होता है ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की बल संख्या 235 होती है। ओके, तो ये यूरेनियम 235 है, इसका मास 235 होता है। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा उसकी संख्या 235 होगी, तभी तो ये मास के इक्वल हो पाएगा। इसीलिए इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है 235 होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा एक भारी नाभिक न्यूक्लियस के तात्क्षणिक विघटन की परिघटना। तो एक जो भारी नाभिक होता है या न्यूक्लियस होता है उसके तात्क्षणिक विघटन जो होता है, जब ये मतलब अलग होते हैं तो कौन सी किरण निकलती है, ये कौन सी घटना कहलाती है ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विघटनाविका या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ओके, जब भारी नाभिक में न्यूक्लियस के तात्क्षणिक विघटन होता है तो इसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ये कब होता है, ये जब होता है जब नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 82 से अधिक हो जाती है। जब जिन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 82 से अधिक होगी तो उसमें जो विकर्ण होगा वो आयोनाइज्ड
रेडिएशन के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने लग जाती है। ओके, तो इसी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और इसकी सबसे पहले मतलब खोज किसने की थी इसकी, तो एच बेकुरेल ने इसकी खोज की थी। ओके, और इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट भी बेकुरेल होती है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें कौन सी है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गामा किरणें। तो परमाणु में नाभिक में परिवर्तन होता है तो गामा किरणें उत्पन्न होती है। और ये कब होता है, तो ये परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या 82 से ऊपर होती है। जब 82 से ज़्यादा होती है तो ये नाभिक जो होते हैं वो अनस्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए मतलब स्थायित्व प्राप्त करने के लिए किरण उत्पन्न करते हैं या तरंग उत्पन्न करते हैं, जिसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें कहते हैं। ओके, तो हमारे ऑप्शन में गामा किरण दिया हुआ है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गामा किरणें। ओके, अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के दो समस्थानिक U-235 और U-238 में, तो इसमें क्या होता है ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है। तो जैसा कि इसमें दिख रहा है प्रोटॉन की संख्या 92 है और इसमें भी प्रोटॉन की संख्या 92 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो कार्बन काल निर्धारण टेक्निक का यूज़, मतलब रेडियो कार्बन काल निर्धारण टेक्निक का यूज़ कहाँ करते हैं। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए रेडियो कार्बन काल टेक्निक या जिसको कार्बन डेटिंग कहते हैं इसका यूज़ किया जाता है। ओके, और इसमें कौन से कार्बन का यूज़ किया जाता है, तो इसमें C14 यूज़ किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की आयु का आकलन। तो पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम काल निर्धारण हेतु किया जाता है। तो यूरेनियम काल निर्धारण, जिसे यूरेनियम डेटिंग कहते हैं, तो इसका यूज़ पृथ्वी की आयु का आकलन करने के लिए किया जाता है। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो पहाड़, चट्टान या पुरानी इमारत जो होती है तो उनकी आयु का निर्धारण करने के लिए भी यूरेनियम डेटिंग का यूज़ किया जाता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, समृद्ध यूरेनियम निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में समृद्ध किया जाता है। तो समृद्ध यूरेनियम जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है ये क्या होता है, तो हमें जो नेचुरल यूरेनियम होता है जो 238 की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें। ओके, नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 238 की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसे किसी विधि से इसमें यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ा दी जाती है। ओके, तो इसमें यूरेनियम 235 की मात्रा जब बढ़ा दी जाएगी तो ये एनरिच्ड यूरेनियम कहलाएगा। ओके, इसे समृद्ध यूरेनियम कहेंगे। और इसे किससे करते हैं, किसके समस्थानिक से ये पूछा है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 का जो आइसोटोप होता है समस्थानिक, इसका यूज़ करके एनरिच्ड यूरेनियम का निर्माण करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य। तो विमंदक मतलब यहाँ पर है मतलब कि ठंडा शीतलन से है, तो ये शीतलन का कार्य क्यों किया जाता है ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए, जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको धीमा करने के लिए विमंदक का कार्य करते हैं। ओके, नाभिकीय रिएक्टर में। और नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो ये ग्रेफाइट या भारी जल, जिसे D2O कहते हैं। भारी जल मतलब कि जिसे D2O कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। D2O से प्रदर्शित किया जाता है। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, तो इसका यूज़ विमंदक के रूप में करते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रजनक ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें, तो ब्रीडर रिएक्टर कौन सा होता है ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है। तो इसमें विखंडनीय पदार्थ जो होगा मैटर होगा हमारा, जिसका विखंडन होगा उसकी खपत जो होगी उससे उत्पादन अधिक मिलेगा हमें, तो उसको ब्रीडर रिएक्टर कहेंगे। ओके, तो
तो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन किया था, तो उसका आंसर इस तरह से है, एसी को डीसी में परावर्तन करने की युक्ति। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी उपकरण का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दिष्टकारी, या जिसे रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रेक्टिफायर भी कहते हैं। ओके, तो रेक्टिफायर से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अदर ऑप्शन है यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किस में करते हैं? तो ये हाई टू लो या लो टू हाई वोल्टेज कन्वर्जन के लिए करते हैं। और यहाँ पर प्रेरण कुंडली है, तो प्रेरण कुंडली का यूज़ क्यों करते हैं, जिसे इंडक्टर कहते हैं। तो इसका यूज़ चुंबकीय क्षेत्र में एनर्जी को स्टोर करने के लिए करते हैं। ओके, और यहाँ पर डायनेमो जिसे जनरेटर कहते हैं। तो जनरेटर का यूज़ क्यों करते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए जनरेटर का यूज़ करते हैं। ओके, और क्वेश्चन का रिप्लाई कुछ ही स्टूडेंट्स ने किया था, तो सभी क्वेश्चन का रिप्लाई करें ताकि आपका रिवाइज हो सके। ओके, और हमारा आज का प्रश्न है, एक वायुयान धवन पथ से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपनी विश्राम स्थल से 10 मीटर प्रति सेकंड की स्केल से एक समान त्वरण बढ़ता है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो इसमें लंबाई पूछा है, तो हमारे पास ऑप्शन है 200 मीटर, 250 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर। तो इसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। ओके, तो इसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या किसी भी तरह का डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।